जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 35 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। तथा दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित लगभग 10 वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी जरूर देखें। और मेरा आग्रह है कि जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। विषय गतांग से आगे का है, अध्याय 6। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक न्याय पंचायत का गठन कैसे होता है, उसकी रिक्ति के स्थान पे कैसे उसको भरा जाता है। आज हम उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, जुडिक्शन के बारे में देखेंगे और उसकी एक प्रक्रियात्मक जो शक्ति होती है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उसका किन बातों पे जुडिक्शन नहीं है उसके लिए मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज उसका क्या जुडिक्शन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको चर्चा करने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो धारा 42 से लेकर के धारा 94 क तक का प्राविधान है, उसको उत्तर प्रदेश में अधिनियम संख्या 6 सन 2017 से उत्तर प्रदेश में लोपित कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन में ये सब धाराएं प्रैक्टिकल में नहीं है, व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग नहीं है, किंतु शैक्षणिक रूप से चूंकि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में या लोअर डिवीजन में इसको सिलेबस के रूप में रखा गया है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लोग को इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए इसका हम आज चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा व्यवहार में इसको 2017 से लोपित कर दिया गया है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको पुनः एक्टिव नहीं किया जाता इन धाराओं को, तब तक धारा 42 से लेकर के धारा 94 क तक लोपित मान लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके जुडिक्शन की बात करते हैं। तो शुरुआत धारा 49 से होता है, फिर धारा 51 है, धारा 52 और 64 है। चूंकि धारा 52 में आपराधिक मामलों के जुडिक्शन के बारे में बताया गया है और धारा 64 जो है सिविल मामलों के जुडिक्शन के बारे में बताया गया है। फिर आगे धारा 55 है, धारा 54 है और धारा 53 है। इन सब धाराओं में ये बताया गया है कि परिशांति कायम रखने के लिए भी जो पंचायत का जुडिक्शन है, अपने जुडिक्शन में परिशांति कायम रखने के लिए किसी व्यक्ति को सूचना दे सकता है, नोटिस दे सकता है और उसे 1000 रुपये से अनधिक के लिए 15 दिन तक का परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति का भी डिमांड कर सकता है। इसके अलावा भी धारा 52 और 64 में कुछ ऑफेंस गिनाए गए हैं, कुछ सिविल के प्रोसीजर बताए गए हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले हम धारा 49 के बारे में देख लेते हैं कि 49 क्या कह रहा है। तो धारा 49 कह रहा है कि न्याय पंचायत की न्यायपीठ। अब इसका धारा 1 कह रहा है कि सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा, जिनमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। मतलब ये जो सरपंच और सहायक सरपंच की जब चुनाव कर ली जाती है तो सरपंच ही अपने लोगों में से 5-5 लोगों का न्यायपीठ बनाएगा, उसी की ये बात कर रहा है। और वो क्या करेंगे, वो उनके समक्ष जो आपराधिक या सिविल जो भी मैटर आएंगे उसका निस्तारण करेंगे। अब इसका उपधारा 2 कर रहा है कि न्यायपीठों का बनाया जाना, अवधि जिस तक वे कार्य करेंगे जिसके अंतर्गत आंशिक रूप में सुने गए आपराधिक वादों की सुनवाई भी है। न्यायपीठों के बीच कार्य के विभाजन, अंतरण तथा पुनः अंतरण का ढंग और दावों तथा जांचों में उनके द्वारा सामान्य रूप से अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियमों के अधीन होंगी। ये एक नियम बनाया जाएगा जो उस नियम के अधीन इन सारे फंक्शन को करेंगे, चाहे वो मामलों के अंतरण से संबंधित हो या सुनवाई की प्रक्रिया हो। जो कुछ भी है एक नियम बनाया जाएगा, उसी नियम के तहत ये कार्य करेंगे। और नियम कौन बनाएगा, वो नियत प्राधिकारी द्वारा बनाया जाएगा।
ये उदाहरण कर है कि इस धारा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी वर्ग अथवा वर्गों के वादों के विचारण के लिए विशेष न्यायपीठों का संगठन नियत कर सकती है। यदि राज्य सरकार को भी लगता है कि कोई ऐसे विशेष वर्ग के लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए, न्यायपीठ की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो वो उसका भी गठन कर सकता है। अब इसमें प्रोविजो है कि प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष न्यायपीठ के पुनर्संगठन के लिए आदेश दे सकती है। मतलब उसको जब चाहे तब उसको खत्म भी कर सकती है और जब चाहे तब उसका गठन भी कर सकती है। अब ये एक और बात कर रहा हूँ धारा 5 में कि न्यायपीठों के बनाए जाने अथवा उनके कार्यकरण के ढंग से संबंधित कोई विवाद नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ये जो भी न्यायपीठ बनेंगे, सरपंच और उनको लेते हुए जो पंच होंगे, 5 पंचों को मिला करके, तो इसमें ये कह रहा है कि इसको गठन के बारे में या उनको मामला आंतरित करने के बारे में या किसी नियम के उल्लंघन के बारे में जिसका ये प्रयोग कर रहे हैं, यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का जो भी निस्तारण करना होगा वो नियत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 51 पर। धारा 51, पहले तो धारा 49 में हम लोगों ने देखा है कि न्यायपीठ का गठन कैसे किया जाएगा और वो अपने जुडिक्शन में मामले को लेंगे। अब जो धारा 51 बताता है वो जुडिक्शन की बात करता है कि इनका क्षेत्राधिकार क्या है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों का क्षेत्राधिकार इनको है। जो इनके जुडिक्शन के अंतर्गत मामला आता है, चाहे कोई व्यक्ति वहां निवास करता हो या उसके प्रति कोई घटना घटी हो, उन मामलों का ये निस्तारण करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। जो इसका बेयर लैंग्वेज है बहुत ही रोचक है। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य प्रत्येक आपराधिक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया हो। तो अब ये जो कुछ भी ये जो बात कर रहा है ये आपराधिक मामले से संबंधित, उसका किन मामलों में जुडिक्शन होगा वो धारा 52 में दिया गया है। अब इसका सब क्लास 2 बता रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी और एक या एक से अधिक प्रतिवादी हों, तो सभी प्रतिवादी सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करते हों या व्यापार करते हों, भले ही वाद कारण किसी भी स्थान में उत्पन्न हुआ है, तो इनको सिविल जुडिक्शन भी होगा। और इसके लिए धारा 64 में उल्लेख किया गया है कि किन किन मामलों में वो संज्ञान ले सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपराधिक मामले हैं उनमें किन किन मामलों में संज्ञान लिया जा सकता है। तो उसके लिए धारा 52 प्रोवाइड करता है। धारा 52 कह रहा है कि निम्नलिखित अपराध तथा ऐसे अपराधों को करने के दुष्प्रेरण या प्रयास यदि किसी न्याय पंचायत के अधिकारिता के भीतर किए जाएं तो वे ऐसे न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय होंगे। वो कौन से मामले हैं? तो ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 140, धारा 160, धारा 172, धारा 174, धारा 179, धारा 269, धारा 277, धारा 283, धारा 285, धारा 289, धारा 290, धारा 294, धारा 323, धारा 334, धारा 341, धारा 352, धारा 357, धारा 358, धारा 374, धारा 379, धारा 403 तथा धारा 411। जहां धारा 403 एवं 379 तथा 411 के अधीन आपराधिक वादों में चुराई गई अथवा दुर्विनियोग संपत्ति का मूल्य 50 रुपये से अधिक न हो, ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि इन मामलों की ये सुनवाई करेंगे। अगर चुराई हुई संपत्ति से संबंधित कोई मामला है और उसका मूल्य 50 रुपया से कम है तो उसकी सुनवाई करेंगे, और बाकी की जो सुनवाई के लिए हमने धाराओं को गिनाया है उसमें करेंगे। और इसके बाद ये कह रहा है कि धारा 426, धारा 428, धारा 430, धारा 431, 447, 448, 504, 506, 509 तथा 510 के अधीन अपराध, ये आईपीसी के इन अपराधों का इनको जुडिक्शन होगा जिसके तहत ये विचारण करेंगे, संज्ञान लेंगे और उसका निस्तारण भी करेंगे। अब दूसरा इसका कॉलम कह रहा है ख कि पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 24 तथा 26 के अधीन कोई अपराध आता है,
उसके बाद कह रहा है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध। फिर उसके बाद से कह रहा है कि गैम्बलिंग एक्ट की धारा 3, 4, 7 तथा धारा 13 के अधीन अपराध। फिर उसके बाद कह रहा है कि पूर्वोक्त अधिनियमितियों तथा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन ऐसा कोई अन्य अपराध जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय घोषित किया जाए। जो ऊपर हम लोगों ने देखा है जिन धाराओं के बारे में, जिन अधिनियमों के बारे में, उसके अलावा भी राज्य सरकार यदि कोई अधिसूचना द्वारा गजट करके, गजट में अधिसूचना द्वारा इनको कोई मामला अंतरित करती है कि इन मामलों का जो डिक्शन होगा इनके लिए, तो उसका भी ये सुनवाई करेंगे और विचार कर सकते हैं। उसके बाद करें कि इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध। पुनः धारा 52 के 1A में बताया गया है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके भारतीय दंड संहिता की धारा 279, धारा 286, धारा 336 तथा धारा 356 के अधीन अपराधों का संज्ञान करने के लिए किसी न्याय पंचायत को सशक्त कर सकती है तथा इसी प्रकार उपधारा 1 के खंड क से घ तक में अभिदिष्ट किसी अपराध को सामान्यतः न्याय पंचायतों के अथवा ऐसे न्याय पंचायत के जो विनिर्दिष्ट की जाए संज्ञान से वापस ले सकती है। दोनों बातों का यहाँ पे पावर राज्य सरकार को दिया गया है कि या तो इन मामलों को सुनवाई के लिए दे सकती है या उनसे वापस ले सकती है। पुनः उपधारा 2 इसका कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 145, 151 और 153 के अधीन किसी अपराध के से संबंधित ऐसा कोई आपराधिक वाद जो किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, विचारण के लिए न्याय पंचायत को अंतरित किया जा सकता है यदि वैसे न्यायालय की राय में गंभीर अपराध न हो। तो इन धाराओं में यदि कोई मामला ऐसा है जो किसी न्यायालय में विचारणीय है या विचारण हो रहा है और लगता है कि नहीं गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो उसको फिर न्याय पंचायत को सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है और उसका सुनवाई करेंगे। अब आते हैं हम लोग धारा 64 में देख लेते हैं कि सिविल वादों में किन मामले में जुडिक्शन है इनको। तो ये कह रहा है कि सिविल वादों में अधिकारिता का विस्तार न्याय पंचायत धारा 66 को बंदों के अधीन रहते हुए निम्न प्रकार के सिविल वाद का संज्ञान कर सकती है यदि उसका मूल्य 100 रुपये से अनधिक न हो। मतलब जो 100 रुपये से अधिक का मूल्य नहीं है, कोई ऐसा सिविल सूट है, उसके मामले में कर सकती हो। किन मामलों में होगा? स्थावर संपत्ति के संबंध में संविदा से भिन्न किसी संविदा पर दे धन के लिए सिविल वाद। मतलब कोई ऐसी स्थावर संपत्ति के बारे में कोई एग्रीमेंट किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको छोड़ करके कोई ऐसा संविदा किया गया है जिसमें धन से लेन देन के लिए है और वो 100 रुपये से कम का मामला है वो, तो उसके संज्ञान के लिए इनके यहाँ भेज सकता है राज्य सरकार या ये नियम द्वारा बनाया जा सकता है कि ये संज्ञान ले सकते हैं। पुनः एक तरह के जंगम संपत्ति की वसूली के लिए अथवा उसके मूल्य के लिए सिविल वाद। तीसरा कह रहा है किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप में लेने या उसे क्षति पहुंचाने के संबंध में प्रतिकर के लिए सिविल वाद। पशुओं के अनधिकृत प्रवेश से हुई क्षति के लिए सिविल वाद। पुनः कह रहा है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निर्देश दे सकती है कि किसी पंचायत की अधिकारिता का विस्तार 500 रुपये से अनधिक मूल्य के ऐसे समस्त सिविल वादों तक होगा। तो इस प्रकार धारा 64 में हम लोगों ने देखा कि किन मामलों में सिविल की सुनवाई करने के लिए इनका न्याय पंचायत को जुडिक्शन होगा, और धारा 52 में हम लोगों ने देखा कि किन मामलों में जो आपराधिक मामले हैं उनका विचार करने के लिए और उसके फलस्वरूप उनको जो है जजमेंट देने का क्षेत्राधिकार होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोई परिशांति कायम रखने के लिए भी अगर जो उनके जुडिक्शन में है तो उसको परिशांति कायम रखने के लिए भी ये कह सकते हैं न्याय पंचायत द्वारा, और कितने की परिशांति कायम रखने के लिए, कितने दिन के लिए ये देखा जाता है। तो इसमें ये दिया गया है कि 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए परिशांति कायम रखने के लिए आदेश दे सकते हैं, और जिसमें 1000 रुपये से अनधिक की धनराशि जो होगी वो प्रतिभूत सहित या रहित हो सकता है। तो ये धारा 53 में दिया गया। इसको देख लेते हैं कि जब कभी पंचायत के सरपंच को यह आशंका करने का कारण हो कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक शांति विक्षुब्ध करेगा, तो वह उस व्यक्ति से इस बात का कारण बताने के लिए कह सकता है कि वह
15 दिन से अधिक अवधि के लिए परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत के बिना 1000 रुपये से अनधिक की धनराशि का बंधपत्र निष्पादित करने के लिए क्यों न आदेश किया जाए। अब इसके बाद कह रहा है कि सरपंच ऐसे नोटिस जारी करने के बाद उक्त मामले को न्यायपीठ को अभिदिष्ट करेगा। न्यायपीठ ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे साक्षियों की जिन्हें वह प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे सुनवाई करने के बाद या तो आदेश की पुष्टि कर सकता है या नोटिस को निराकृत कर सकता है। पुनः उपधारा 3 कह रहा 53 का कि यदि वह व्यक्ति जिससे उपधारा 2 के अधीन यथापूर्व बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो ऐसा करने में चूक करे तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आदेश में नियत अवधि के दौरान चूक होती रहे 500 रुपये तक जैसा कि न्यायपीठ नियत करे शास्ति का भुगतान करने का भागी होगा। मतलब यदि कोई परशांति में जो बॉन्ड भरा गया है उस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली वो कार्य नहीं कर रहा है, चूक कर रहा है, तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया पेनाल्टी उसको देना पड़ेगा। तो धारा 53 में इनको परशांति कायम रखने के लिए भी पावर दिया गया है न्यायपीठ को, जो न्याय पंचायत द्वारा गठित है न्यायपीठ। अब एक बात आता है कि इनके द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो कितना हो सकता है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन, एक तो पहली बात कि इनको कारावास का दंड देने से मना किया गया है जो धारा 54 में दिया गया है, और दूसरा कह रहा है कि जो जुर्माना होगा वो 250 रुपये से अधिक नहीं होगा, और उसके उल्लंघन में ऐसा नहीं कि इनको कोई कारावास भुगतना पड़ेगा, ये भी एक बात कह रहा है। तो धारा 54 देख लेते हैं हम लोग। धारा 54 कह रहा है कि कोई न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं देगा। उपधारा 2 इसका कह रहा है कि न्याय पंचायत 250 रुपये से अनधिक अर्थदंड आरोपित कर सकती है, किंतु दंड के भुगतान में चूक किए जाने पर कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा। और एक और प्रोविजो ये बता रहा है कि प्रतिबंध यह है कि किसी अभियुक्त का एक ही अपराधवाद में 3 से अधिक अपराधों के लिए विचारण नहीं किया जाएगा, और आपराधिक वाद में किसी एक अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जाए तो वह कुल मिलाकर 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। ये धारा 54 इनको एक प्रकार से क्षेत्राधिकार को सीमित करता है कि ये उन मामलों में जिन मामलों में भारतीय दंड संहिता में इनको अलाउ किया गया है विचारण कर सकते हैं, उसमें जजमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट होगा वो कारावास के रूप में नहीं होगा, दोषसिद्धि जो होगी कारावास के रूप में नहीं होगी। और दूसरा ये कह रहा है कि जुर्माना भी होगा तो 250 रुपये से अधिक का नहीं होगा। तीसरी बात ये कह रहा है कि यदि 2-3 अपराधों को एक साथ विचारण किया जा रहा है और उसमें कोई दंडादेश दिया जा रहा है तो कुल मिलाकर के जो जुर्माना होगा वो भी 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक न्याय पंचायत के गठन के बाद न्यायपीठ के रूप में कैसे वो तब्दील होता है, उसके लिए सामान्य नियम धारा 49 में दिया गया है। फिर धारा 51 में बताया गया उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, वो सिविल मामले में भी होगा और क्रिमिनल मामले में भी होगा। और क्रिमिनल मामले में किन मामलों में होगा, धारा 52 में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की किन किन धाराओं में जुडिक्शन होगा। फिर पशु अत्याचार अधिनियम के किन धाराओं में इनको जुडिक्शन होगा। पुनः ये कहा गया है कि गैम्बलिंग एक्ट के तहत किन क्या नाम है कि धाराओं में इनको जो है जुडिक्शन होगा। इसी प्रकार से फिर सिविल मामले में इनका क्या जुडिक्शन हो धारा 64 में दिया गया है, और इन दोनों ही मामलों में दंड स्वरूप क्या होगा इसके बारे में जो है धारा 54 बताता है कि इनके पास पावर कितना है कि एक व्यक्ति को दंडित करने के लिए कितना का जुर्माना दे सकते हैं। और धारा 53 में बताया गया है कि यदि उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति परशांति भंग करना चाहता है तो उसको परशांति कायम रखने के लिए भी उसके ऊपर 1000 रुपये का प्रतिभू, चाहे वो प्रतिभू सहित हो या रहित हो, 1000 रुपये से अनधिक का बॉन्ड भरवाया जा सकता है, और वो 15 दिन तक का वैलिड रहता है। तो हमें विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई होगी और रोचक भी लगा होगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हम लोग देखते आए हैं वो सिर्फ अपने यहाँ क्रिमिनल जुडिक्शन और सिविल जुडिक्शन जो सिविल कोर्ट को मिला हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है। आज यहाँ पे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जुडिक्शन की बात कही जा रही है बहुत ही एक आश्चर्यचकित कर देने वाला जुडिक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि है व्यवस्था तो पढ़ना ही है, और चूंकि अपने उत्तर प्रदेश में इसको 2017 से विलोपित किया गया है तो ये अभी व्यवहारिक रूप से
लागू नहीं है, फिर भी अपने यहाँ सिलेबस में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ा जा रहा है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनकी शक्ति क्या है, कैसे मामले को हस्तांतरित कर सकते हैं, कौन से मामले अपने पास ला सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।